फाइनल प्रेशर दोनों का सेम है, ये T1 डैश और T1 सेम है, बट T2 डैश अलग है, मतलब ये तीनों टेम्परेचर सेम है, 300 300 300 सिर्फ 350 केल्विन आ जाएगा। वन इक्वेशन वन वेरिएबल पीएफ के लिए सॉल्व कर सकते हैं फाइनल प्रेशर के लिए। कैलकुलेशन पार्ट है जो तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब तुम बोले थे फाइनल वॉल्यूम साथ में लिखना है, एक्चुअली फाइनल वॉल्यूम यदि साथ में लिखेंगे तो फिर आरटी क्या लोगे, पीवीआरटी। मतलब इस कंटेनर में मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि O2 के मोल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड वेसल में जितने भी मोल्स हैं O2 N2 मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद भी कितने सेकंड वेसल में टोटल मोल्स हैं, कितना सेकंड फर्स्ट वेसल में टोटल मोल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, O2 यहाँ गया N2 यहाँ आया, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम अपन आर। तो फर्स्ट कंटेनर में मोल्स, सेकंड में मोल्स, फाइनल फर्स्ट वेसल में, फाइनल सेकंड वेसल। इज दैट ओके नाउ? यस सर। आंसर काफी बच्चों ने दिया है, अलग अलग दिया है, मैं इसलिए तुम्हें एक फाइनल कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ, चलो इसका कि सही आंसर क्या होगा, और जितना कैलकुलेशन यहाँ पे इतना एग्जाम में आ सकता है ना, 3 से डिवाइड कर दो। सर वो 323 आएगा ना केल्विन फाइनल टेम्परेचर। क्यों? रेजिंग टेम्परेचर ऑफ 6 लीटर वेसल बाय 50 डिग्री सेल्सियस, नॉट अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। रेजिंग टू 50, रेजिंग बाय 50, तो बाय 50 लिखा है ना, तो 27 प्लस 50 77, 350 केल्विन। हाँ सर। यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखी है वो मैटर करता है। सो 10 4 3 12, 12 by 30 plus 24 by 30, so 12 24 36 by 30, 30 into 35 upon 35 into 4, 140 plus 180, ये एक जीरो गया, approximately 4। इसका आंसर आ रहा है 3.93। विधि का सही था, शिवम का सही था, 3.93 करेक्ट आंसर था। चलो क्लियर है इतना, चले हम आगे। Graham's law of diffusion and effusion.
देखो, सबसे पहले ग्राम्स लॉ पे जाने के पहले हम डिफ्यूजन इफ्यूजन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर प्रेशर। जब भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम जिस रूम में हैं उस रूम का हम विंडो ओपन करते हैं। जैसे ही हमने विंडो ओपन किया, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स रूम से बाहर जाएंगे, एट द सेम टाइम सम गैसेस मॉलिक्यूल विल कम इनसाइड द रूम। So this is intermixing of gases. ऐसा नहीं है कि अंदर प्रेशर कम है या बाहर प्रेशर कम है। The pressure is similar both sides, inside and outside. So under similar pressure, it has there is gas has tendency of intermixing with each other. इसे diffusion कहेंगे। Diffusion, when there is a pressure difference, it is a escaping of gas molecule through a tiny hole, like leaking of gas from the LPG cylinder. क्लियर? जहां प्रेशर डिफरेंस होगा उसके कारण गैस बाहर आएगी, वो होगा इफ्यूजन। दोनों के डेफिनेशन के बाद हम उन्हें सारे मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्मूले सिमिलर हैं, हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बट हमें बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए डिफ्यूजन इफ्यूजन। इज दैट ओके? यस विधि, सार्थक? Yes, sir, clear. Yes, sir. चलिए कॉपी चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब कहीं भी कंफ्यूज मत होना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोला जाए, रेट ऑफ इफ्यूजन बोला जाए, बोथ आर सेम। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि इफ्यूजन हो रहा है या डिफ्यूजन दिया है, सिमिलर ही है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है हमें। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ इफ्यूजन, पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं।
We can have 4 different definitions for the rate of diffusion and effusion that depends कि हमें कब कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन, एक सिस्टम है, लेट्स से एलपीजी सिलेंडर ले लो, कितने गैस के मोल्स डिफ्यूज हुए इफ्यूज हुए पर यूनिट टाइम. So the number of moles of gas diffused or effused per unit time. इसका यूनिट आएगा मोल पर सेकंड, मोल पर मिनट. सेकंड डेफिनेशन, डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन टाइम. ये भी एलपीजी सिलेंडर के रिस्पेक्ट में देख लो. एलपीजी सिलेंडर से जैसे जैसे गैस लीक होगी देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर. तो इफ प्रेशर डिक्रीज है देन वी कैन डिफाइन डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम. इसका यूनिट होगा एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर मिनट, पास्कल पर सेकंड, जो भी प्रेशर का यूनिट लेंगे. नेगेटिव साइन से रखा गया है. डेल्टा पी डिफाइन होता है फाइनल माइनस इनिशियल. हम ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हैं. 5 से 3 पे गए और तुमसे पूछा गया कितना डिक्रीज हुआ है, तुम 2 आंसर रिपोर्ट करोगे. बट डेल्टा पी होगा 3 - 5 - 2. तो ये माइनस, इसलिए एक माइनस आगे रख दिया है. तो बाय डेफिनेशन इट इज डिक्रीज. तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर. तुमसे पूछा गया 5 से 3 पे प्रेशर गया, कितना प्रेशर चेंज हुआ है, तुम -2 रिपोर्ट करोगे. तुमसे पूछा गया कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तुम +2 रिपोर्ट करोगे. तो क्या लैंग्वेज है वो, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस रखते हैं. डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, ये वाला डेफिनेशन हम यूज करेंगे. एक एग्जांपल, इसका बैलून ले लो और बैलून में छोटा सा होल कर दो. अब बैलून से गैस लीक हो रही है और बैलून का जो बैलून है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन. जितना ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज होगा गिवन टाइम में उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन. फोर्थ डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम. एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए. एक हमने नैरो ट्यूब बना दिया, 2 गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं. एक 1 सेकंड में यहां तक जा रहा है, दूसरा 1 सेकंड में यहां तक जा रहा है. ए यहां तक, बी यहां तक. क्या लगता है, ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा या बी का? बी. सेम टाइम पे दोनों डिफ्यूजन होते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. बी. कर लो कॉपी. Done, sir.
ठीक है, सर वीडियो ब्लर है। माय नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, ऐसा मुझे शो हो रहा है, सो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा शायद अब क्लियर है सर। ठीक है। नहीं सर, ब्लर ही है। ब्लर है सर अभी भी। हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, वो पता नहीं क्यों आज दिख तो रहा है मुझे भी। It is experimentally derived law, hence valid for both real cases and ideal cases. दोनों के लिए ही वैलिड है। देखते हैं 2 मिनट, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। सर वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है सर? सर वीडियो स्टॉप हो गया है सर। हाँ सर। क्या हुआ? हाँ, अच्छा ये बताओ सार्थक, हाँ सर। तुम्हारे पास लेक्चर नोट्स हैं इसके? यस सर। मुझे शेयर करो ग्राम्स लॉ के सारे लेक्चर नोट्स जल्दी से, अच्छा पिक्चर शेयर करो। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके वो पढ़ाता हूँ थोड़ा, क्योंकि नेटवर्क इशू है, स्क्रीन शेयर में उतना इशू नहीं आएगा। मुझे व्हाट्सएप सर पे सेंड करो ग्राम्स लॉ के पिक्चर। ना
ग्राम्स लॉ के। पिक्चर क्लियर लेना ना। मैं स्क्रीन शेयर करके अच्छे से लिखे थे ना सार्थक? सर 1 मिनट है, शेयर कर रहा हूँ। हाँ चेतना, पिक्चर तुमने कैसा शेयर किया? थोड़ा सा मतलब मोबाइल को स्ट्रेट लेकर पिक्चर लो ना, वो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो उतना ही कवर करो, सिर्फ पेज जितना है। और चेतना आगे के भी 3-4 पेजेस शेयर कर दो जल्दी से। केटीजी वाला क्या सर? क्या? केटीजी ठीक है। और ग्राम्स लॉ के बाद के भी कुछ पेज शेयर कर दो। जस्ट मिनट ना, मैं शेयर कर रहा हूँ बस स्क्रीन पर।
चलो, am I audible properly? Yes, Am I- sir. Okay, screen is also visible. Yes, sir. ठीक है. We had seen these 4 definitions. Now the Gram's law, according to Gram's law, rate of diffusion or effusion is directly proportional to pressure upon under root of molar mass. So P is partial pressure, M is molar mass. देखो, जनरली इनमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी यूज करना होता है, दो या दो से ज्यादा केसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना होता है. So the rate of diffusion for gas A upon rate of diffusion for gas B is equal to PA upon PB under root MB upon MA. कुछ ये आएगा. यहाँ पर इस प्रेशर का रेशो आ गया और मोलर मास का इनवर्स रेशो आ गया है हमारे पास. Can we write partial pressure of A as mole fraction of A into total pressure? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में? And for partial pressure of B, mole fraction of B into total pressure हमने लिख दिया यहाँ पर. So under root MB by MA as it is, partial pressure की जगह पे आ गया mole fraction into total pressure. Total pressure will cancel out क्योंकि ऊपर नीचे सेम है. यहाँ पे आ जाएगा फाइनल मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B अंडर रूट MB अपॉन MA. Rate of diffusion of A upon rate of diffusion of B is equal to moles of A upon moles of B under root MB upon MA. मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्लेस किया है. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. सिमिलरली नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो जब एक्स ए अपॉन एक्स बी करोगे तो ये एन टोटल कैंसिल हो जाएगा, और एन टोटल कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ एन ए अपॉन एन बी. फिर डिफरेंट फॉर्मूले हैं, डिपेंड्स की कब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यूज आएंगे. बेसिक फॉर्मूला इज अंडर रूट एम पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट एम बी बाय एम ए, देन एक्स ए अपॉन एक्स बी अंडर रूट एम बी बाय एम ए, फिर एन ए अपॉन एन बी अंडर रूट एम बी बाय एम ए. अच्छा, ये जो एन ए अपॉन एन बी है ना, एक एन ए अपॉन एन बी आया था रेट ऑफ डिफ्यूजन के डेफिनेशन में भी, वो था मोल्स डिफ्यूज. क्लियर? यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन है प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, तो ये इनसाइड द सिस्टम है, और वो जो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, वो डेफिनेशन में जो आएगा एन ए अपॉन एन बी दैट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम. तो इस पेज पे हमें ये ध्यान रखना है, जस्ट इस फॉर्मूले को डिफरेंट टर्म में कन्वर्ट किया है. इज दैट ओके? समझ में आया इतना ग्राम्स लॉ? ये बेसिक फॉर्मूला था, पीए को हमने मोल फ्रैक्शन और मोल्स के टर्म में कन्वर्ट करके लिखा है. कॉपी हो गया है क्या? sir. हो गया है पास? निशांत कॉपी है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज शेयर कर रहा हूं मैं.
Now, rate of diffusion of A upon rate of diffusion of B can also be written as under root mb upon ma. इसे हम अंडर रूट mb अपॉन ma भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो आया था pa अपॉन pb अंडर रूट mb अपॉन ma। तो यार देखो, मोलार मास दो डिफरेंट गैसेस के फिक्स हैं, वो हम ये नहीं बोल सकते सेम होंगे ही, कुछ रेयर केसेस में सेम आते हैं, बट इफ पार्शियल प्रेशर इज गिवन सेम, हमें पार्शियल प्रेशर को सेम दे रखा है या नथिंग इज गिवन अबाउट पार्शियल प्रेशर, तो हमें उसको सेम एज्यूम करना होता है और हम प्रेशर को कैंसिल कर देते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस बी, ये फाइनली आ जाता है अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए के इक्वल। So you can see here rate of diffusion of A upon B is equal to under root mb upon ma, where Pa and Pb basically they are given, Pa equal to Pb are given, or nothing is given about partial pressure, या तो कुछ ना दिया हो या दोनों इक्वल दिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। तो now some more variables on which rate of diffusion depends: temperature dependency and the area of orifice from where gas is diffusing। हम दो चीजों पे और डिपेंडेंसी देखते हैं, टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ ओरिफिस। डेफिनेटली एक बैलून में छोटा सा होल किया और एक बड़ा होल किया, तो जो बड़ा होल होगा वहां से ज्यादा गैस लीक होगी, तो एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन हियर फ्रॉम वेयर गैस इज लीकिंग, और टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन अंडर रूट मोलार मास, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। टेम्परेचर जो बहुत रेयर केस में आता है, आया बाई चांस, तो अंडर रूट टी ले लेंगे डिनोमिनेटर में और एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। इज दैट ओके? अथर्व, लक्षिका? Yes, sir. हर्ष? Yes, sir. चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन था। सर वो एरिया ऑफ क्या है? सेकंड पॉइंट। क्या एरिया ऑफ क्या है वो? अथर्व, काफी वॉइस कट हो रही है। सर मैं बता सकता हूँ, शायद ये पूछ रहा है। Rate is directly proportional to area of orifice, orifice होल जहां से गैसेस लीक हो रही है, क्लियर? तो जितना ज्यादा एरिया होगा डेफिनेटली उतनी ज्यादा गैस लीक होगी। यस सर, क्लियर। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन फिर दे रखा है यहाँ पर, ये ट्राई करो, इसका आंसर मत देखना। खुद से ट्राई करो ये। Find mole fraction of CH4 which diffused out initially from gaseous mixture of CH4 and H2 present in a vessel in the ratio 4:1 weight। वेट रेशियो दे रखा है 4:1 जो इनिशियली प्रेजेंट है सिस्टम में। हमें ये बताना है जो गैस बाहर लीक हो रही है उनका कितने, उसमें CH4 का कितना मोल फ्रैक्शन है। हिंट है इसमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। इसका पहले तो डेफिनेशन यूज करना, मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सिस्टम अपॉन टी, मोल्स डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सिस्टम फॉर बी अपॉन टी, ये तो डेफिनेशन यूज करना। और उसके बाद इसको रिलेट करना अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए से, बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज नॉट गिवन हियर। चेतना, हमने इसका वो नहीं लिखा था क्या, वो एक बड़ा सा फॉर्मूला सारे चारों डेफिनेशन को इक्वेट करके?
कौन सा सर? बस इतना ही लिखा है लेक्चर नोट्स में, जितना अभी तुम ये मेरे सामने है, हाँ क्या कुछ सर। नहीं लिखा था? नहीं। आंसर आया किसी का? चलो ट्राई करते हैं फिर से, शायद नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो गया हो अभी तक। चलो बोर्ड पे देखना। अनिकेत, am I audible properly? Yes, sir. Moles of CH4 upon time, moles of H2 upon time, ये तो डेफिनेशन यूज की है मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, जितने मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये तो डेफिनेशन हो गई डिफ्यूज्ड। और ये ग्राम्स लॉ हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन B अंडर रूट mv बाय m। अब पार्शियल प्रेशर की जगह हमें दे रखा है वेट का रेशो, क्या हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर का रेशो मतलब उनके मोल्स का रेशो। तो इसको हम कर देते हैं मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ H2, ये एज इट इज रहने दो 2/16। मोल्स को लिख सकते हैं हम वेट अपॉन मोलर वेट,
तो इसका वेट कितना है, वन वेट ऑफ CH4 अपॉन मोलार वेट ऑफ CH4, वेट ऑफ H2 अपॉन मोलार वेट ऑफ H2। तो वेट ऑफ H2 मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स को लिखा है वेट अपॉन मोलार मास, ये अंडर रूट में एज इट इज रहने दो। वेट रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस शुड बी H2, ये दे रखा है 1:4, राइट, इतना ही दे रखा है ना क्वेश्चन में। 4:1। सर वहाँ पे 4:1 4:1 है सर। चलो इसका वैल्यू रख दो 2, एक मिनट, हाँ सही है ना, 4:1 तो रेशियो दे रखा है हमें H2, ये आ गया 4:1, एम ऑफ H2 is 2 और यहाँ पे आएगा एम ऑफ CH4, वेट ऑफ CH4 मोलर वेट ऑफ CH4, मोल्स ऑफ H2 वेट ऑफ H2 मोलर वेट ऑफ H2, और ये आ जाएगा 2, ये आएगा 16, 2/16, 2/16 is 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, ये आ रहा है 1/4। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद 1/4 आ रहा है, क्लियर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ H2 डिफ्यूज्ड, जितने मोल्स CH4 के डिफ्यूज हुए अपॉन H2 के डिफ्यूज हुए। हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसके 1 मोल तो इसके 4 मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 डिफ्यूज, मोल्स ऑफ CH4 डिफ्यूज अपॉन मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ H2, so 1 upon 1 plus 4, 0.2, final answer. सर वो 1/2 वहाँ पे ना। वहाँ पे 4 जाएगा ना अंडर रूट में। एक मिनट, एक स्टूडेंट बोलो, साइमा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 2/16 अंडर रूट में 2/16 वो 1/8 होगा ना। ठीक है, मैंने गलत किया, 1/8 होगा, 1/8 होगा, 1/2 रूट 2, 1/4 रूट 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 रूट 2। वन अपॉन 1 प्लस 4 रूट 2, राइट। अभी क्लियर है? सर वो जो मोल फ्रैक्शन है उसमें टोटल मोल्स को मोल्स डिफ्यूज वालों को लिखना है। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले मतलब एक और फॉर्मूला लिखता हूँ तो समझ में आएगा। पहले तो कॉपी कर लो सर, फिर मैं वापस से इस पे आता हूँ। कॉपी कुछ नहीं किया तो कर लो एक बार।
देखना, समझ लेना, rate of diffusion for A upon rate of diffusion for B, these are the four definition. इन फोर डेफिनेशन में से हमें कोई भी एक यूज करना होगा जिससे भी कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में। मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम डिक्रीज अपॉन टाइम टेकन, प्रेशर डिक्रीज अपॉन टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये यहाँ पर जो डेफिनेशन है, दिस आर द मोल्स डिफ्यूज्ड, मोल्स गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, वो मोल समझ लेना है। नाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब प्रेशर किसका? सिस्टम का, सिस्टम के अंदर। तो ये प्रेशर, ये सारा का सारा सिस्टम के अंदर हो गया। दिस आर द मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट है और इस सिस्टम से जो डिफ्यूज हो गए। बाय डेफिनेशन मोल्स डिफ्यूज्ड, moles present, partial pressure inside the system, partial pressure inside, moles present inside the system। तो हमने इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन से इक्वेट किया है और इसको भी हमने फाइनली मोल्स को वेट अपॉन मोलार वेट में कन्वर्ट करके वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट, वेट का रेशो मोलार वेट का रेशो पावर 1 पावर हाफ, ये चला गया पावर 3/2। मोल्स को लिख दो वेट अपॉन मोलार वेट, एक मोलार वेट एक है यहाँ पे पावर 1 में, एक पावर हाफ पावर 3/2। सेम बी के लिए भी हो जाएगा। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट प्रेशर और प्रेशर इज गिवन इक्वल, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। इन पीए पीबी एक्स एक्सपी को सिमिलर एज्यूम करके कैंसिल कर देते हैं और ये यूज कर लेते हैं। क्या अभी क्लियर है? ये जो डेफिनेशन थी, टाइम कैंसिल हो गया सेम टाइम में। डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन में मोल्स डिफ्यूज आ रहे हैं, उनका रेशो आ रहा है 1/4/2। तो मोल फ्रैक्शन होगा इसके मोल्स जो डिफ्यूज हुए 1 के प्रोपोर्शनल, इसके मोल जो डिफ्यूज हुए 4/2 के प्रोपोर्शनल, 1/1 + 4/2 मोल फ्रैक्शन। क्या अभी क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर है। हाँ, नैन का मैसेज सर वीडियो इज नॉट क्लियर, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वीडियो क्लियर नहीं होगा, मुझे कंफर्म करने दो। अथर्व, चेतना, ध्रुव, क्लियर है सर। वीडियो क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलो कुछ क्वेश्चन बुकलेट से देखते हैं, थोड़े से सिंपल वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, D1, D2, D3 and D5, section D part 2, exercise 1, exercise 1 part 2, D1, 2, 3 and 5, ये 4 क्वेश्चन हैं जो अभी करना है।
प्रणव, बुकलेट है ना? यस सर। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन D1? नो सर, कर रहा हूँ। The rate of diffusion of SO3, CO2, PCl3, SO2 are in the following order. जो सबसे हेवी गैस मॉलिक्यूल होगा जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम। प्रेशर इज नॉट गिवन, तो डेफिनेटली सिर्फ मोलर मास से कंपेयर करना है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास अंडर रूट ऑफ m। तो बस सभी का मोलर मास से तो चेक करना है तुम्हें। PCl3 सबसे हैवी है, सबसे कम। इज दैट ओके प्रणव? यस सर, अभी क्लियर है। D1 एंड D3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ के आंसर बताना है। D2 एंड D5 सॉल्व करना है। कल तुम्हारा लेक्चर है ना, DC क्लास है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। शायद मैं तुम्हारा कल लेक्चर लूं, जो DC क्लास है उसमें मैं रेगुलर सिलेबस कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि संडे को टेस्ट है। मैं एक बार आज कोटा भी कंफर्म करता हूँ, सिलेबस एग्जैक्टली वही है, थोड़ा कम ज्यादा कुछ है। गैसेस स्टेट पूरा लिखा था ना आइडियल सर। गैस में? सर थोड़ा दूसरा अपलोड हुआ है सर, रेजो सर। क्या बोल रहे हो? नैन क्या बोल रहे हो? सर रेजो सर पे सिलेबस अपलोड हुआ है, वो थोड़ा अलग है सर इससे। रेजो सर पे अपलोड हुआ है, मुझे पिक्चर सेंड करो उसका, पॉसिबल हो तो। थोड़ा अलग है, मतलब कम है या ज्यादा है? कम है सर। पिक्चर सेंड करो मुझे एक बार। 04 बैच का देख रहे हो ना? चलो अनिकेत ने सेंड किया है मुझे यस पिक्चर। सर। यही तो है 04 IJ का, यही तो शेयर किया गया है ना तुमसे। मोल कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, आइडियल गैसेस। सर फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है। तो फिजिक्स और मैथ्स में कवर हुआ है या नहीं हुआ है? डिफरेंस से मुझे सिर्फ बताओ, सिलेबस कवर हुआ है या नहीं हुआ है अनिकेत? फिजिक्स और मैथ का थोड़ा कम हुआ है, एक एक चैप्टर, पर वो सिलेबस कवर है। हाँ, मतलब जो भी इसमें लिखा है सिलेबस कवर है ना। सिर्फ मेरा ही पार्ट दिख रहा है मुझे जिसमें आइडियल गैसेस का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, बस बाकी सबका हो चुका है, राइट? यस सर। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी। KTG बचा हुआ है मेरा, इसके बाद ग्राम्स लॉ के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मेनली। तो कल तो मैं ले लेता हूँ एक, और भी मुझे कभी एक दिन टाइम मिलता है तो मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा क्लास। और जितना भी हो जाए, और यदि एक दो क्वेश्चन ठीक है बाहर से भी आ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि बहुत ज्यादा भी मैं एक साथ जाऊंगा सब कुछ खत्म करने तो वो खत्म ही हो जाएगा फिर। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि कोटा से जो पेपर है उसमें मैं चेंजेस नहीं करवा सकता, फिर वहीं से वो एक जैसा ही अपलोड होता है, इसलिए जैसा भी है वो मतलब 1 2 3 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाए, सभी के लिए होगा तुम्हारा सिर्फ केमिस्ट्री में, बाकी तो हो ही गया तुम्हारा। एक्चुअली हमने एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पहले कर लिया है, तो हम चल तो आगे ही रहे, पीछे नहीं चल रहे, जो भी प्लानर है उसके अकॉर्डिंग। जब केमिकल नेक्स्ट जैसे आइडियल गैस का नेक्स्ट टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारा हो चुका है। ओके, D2 सॉल्व कर रहा हूं मैं बोर्ड पर। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। O2 का वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन SO2 का वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। O2 का वॉल्यूम डिफ्यूज हमें कैलकुलेट करना है कितने टाइम में, 30 सेकंड्स में। SO2 का वॉल्यूम डिफ्यूज दे रखा है 20 लीटर इन 60 सेकंड। 20 लीटर 60 सेकंड 30 सेकंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। इज दैट ओके? डेफिनेशन को इक्वेट कर दिया मोलार मास ऑफ SO2 अपॉन मोलार मास ऑफ O2 से। सो ये 0 कैंसल, डेल्टा भी O2 सब कुछ कैंसिल हो गया है। 3 into 2 6, 1 बचा। 64 32 अंडर रूट। कुछ गलत किया है क्या हमने? सर नीचे 10 आएगा। एक 10 बच गया है। 1.41 वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज 14.1 लीटर, राइट? बी ऑप्शन। सो एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला, अंडर रूट m2/m1। प्रेशर नहीं दिया है यहाँ पर। साइमा विधि, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अजिंक्य, क्लियर है अजिंक्य? यस सर। अजिंक्य शायद मैंने तुमसे बोला था मुझे मिलना है तुमसे, तुम आए नहीं अभी तक। तुम सेंटर आओ एक बार, खुद आ जाओ। पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स ठीक है, नहीं तो खुद अकेले ही आ जाओ मुझे। इसके बाद था D3। D3 में अमोनिया एंड HCl। HCl का मोलार मास है 36.5, अमोनिया का है 17। अमोनिया एक लाइट गैस है, इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू HCl। यदि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 50% से ज्यादा अमोनिया ट्रेवल कर लेगा, HCl उससे कम करेगा। तो कहीं ना कहीं HCl के पास में दोनों मिलकर NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स बनाएंगे। आंसर विल बी सी पॉइंट पर वो मिलेंगे, मिड पॉइंट से जो हेवी गैस है उसके तरफ। हेवी कम ट्रेवल करेगा, लाइट गैस ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। इज दैट ओके D3? यस सर। निशान क्लियर है? यस सर। इसके बाद आते हैं D5 पर। 3 identical footballs are respectively filled with nitrogen, hydrogen, helium. Gases are leaking. The ratio of the rate of leaking of the gas. चलो डायरेक्ट है तो rate of nitrogen is to rate of hydrogen is to rate of helium is equal to 1 upon molar mass of nitrogen is to 1 upon molar mass of hydrogen is to 1 upon molar mass of helium.
रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यहाँ पे प्रेशर को सेम एज्यूम करना है, कुछ भी नहीं किया है, या बस √28 का मल्टीप्लाई कर दो। √28 का मल्टीप्लाई करोगे 1, √28/2 √14, √28/4 √7। सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आंसर इज A, 45। इज दैट ओके? अथर्व, हर्ष, केशवी, गौरव? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. चलो, बुकलेट का पेज नंबर 12 ओपन करो। पेज नंबर 12। नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, तुम में से ऐसा कोई तो नहीं है ना जिसके पास बुकलेट ना हो अभी? जो भी करंट चैप्टर्स चल रहे हैं या एक चैप्टर आगे तक एटलीस्ट ऐसा कोई है जिसके पास बुकलेट नहीं है, हार्ड कॉपी? कोई भी बच्चा नहीं है ना जिसका बुकलेट नहीं है? तो सभी के पास बुकलेट है। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ एन आइडियल गैस बिहेव, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये हमें बताता है केटीजी में। तो ये कुछ पॉइंट है, हम पढ़ते जाते हैं तो तुम्हें लिखते भी जाना है। चलो, हर्ष पढ़ो फर्स्ट पॉइंट केटीजी का। A gas consists of tiny spherical particles called molecules of the gases, which are identical in shape and size. So basically a gas consists of tiny spherical particles। उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल है, उन्हें स्फेरिकल कंसीडर किया गया है। At the same time, from a gas molecule, all the particles are identical। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सारे आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से डिफर कर रहा है। हाँ, सेकंड पॉइंट। The volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the total volume of gas. For an ideal gas, volume of the ideal gas molecule is zero. तो बेसिकली सेकंड पॉइंट में ये कहा गया, एक वेसल है हमारे पास, इस वेसल में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना। द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं, दिस आर द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो पूरे वेसल का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ठीक है? तो पूरे वेसल का वॉल्यूम इन डॉट डॉट वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। आइडियल गैस के लिए ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं। बट द सेम पोस्टुलेट इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। ये रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए वहां पे स्पेशली मेंशन किया गया। आइडियल गैस के लिए इसको जीरो लिया गया है। और जब तुम इस पॉइंट को लिखोगे लेक्चर नोट्स में, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद इसमें ब्रैकेट में लिखना भी है, नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। इसमें दो पोस्टुलेट है जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। चलो, इसके बाद लक्षिका पढ़ो थर्ड एंड फोर्थ। लक्षिका, केशवी, थर्ड पॉइंट। सो गए दोनों? पार्थ,
क्यों मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? रक्षिका, पार्थ, केशवी, पार्थ पाटिल। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, पार्थ पाटिल। पढ़ो प्रणव, तुम पढ़ो। Gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the walls of container. फोर्थ भी कंटिन्यू कर दो। Pressure of the gas is due to these molecular collisions among themselves and with the walls of the container. Third and fourth point, gaseous molecules are in continuous random motion. जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में gaseous molecule का एक continuous random motion है. They are always moving randomly in all the direction, and during their movement they are colliding with each other and they are colliding with the wall of the container. वो खुद से भी collide हो रहे हैं, wall से भी collide हो रहे हैं, और यही collision के कारण वो कुछ pressure exert कर पा रहे हैं. Yeah. Next point है, these collisions are elastic in nature. The word elastic means no loss of energy and momentum. जब वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, ना एनर्जी का लॉस होगा ना मोमेंटम का लॉस होगा. इसका मतलब ये होगा, यदि हम इसे 100 इयर्स के लिए भी छोड़ देंगे गैस मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से कोलाइड होते रहेंगे. दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. होता भी है, ऐसा नहीं है एक वेसल में गैसेस हैं, तुम 10 साल बाद आके देखोगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स सेटल हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ऐसा नहीं पॉसिबल है ना. जब तक वो गैसेस है वो मूव करेंगे. क्लियर? इलास्टिक मींस नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attractive और repulsive forces are equal to 0. Yeah. तो एक ये वाला पॉइंट है जो अगेन वैलिड नहीं है फॉर द रियल गैसेस. तो रियल गैसेस के लिए एक ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं था, दूसरा एक वैलिड नहीं था, सेकंड वाला. सेकंड एंड सिक्स्थ पॉइंट आर नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस. आइडियल गैसेस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को जीरो एज्यूम किया जाता है. द नेक्स्ट था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल. हम न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ को यूज करेंगे भी अभी डेरिवेशन में, वो गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन मॉलिक्यूलर मोशन. हम ग्रेविटी के इफेक्ट को शॉर्ट रेंज में इग्नोर करते हैं. जिस रूम में तुम बैठे हो, या जैसे मैं इस वेसल का एग्जांपल लूं, यदि ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो इस मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स लगता, ग्रेविटी mg, तो इसका ऊपर वाले सरफेस पे और नीचे वाले सरफेस पे एक्स्ट्रा फोर्स होने के कारण ज्यादा प्रेशर होता बजाय साइड वॉल्स के. बट हमारे रूम में ऐसा नहीं होता है. जो बेस है, जो साइड वॉल है, जो टॉप वॉल है, हर वॉल पर सेम प्रेशर होता है. इसका मतलब हुआ ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है. बट इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग रेंज, हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ से इसलिए अटैच्ड है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो बहुत सारे रेंज पे जाएंगे, हम किलोमीटर्स में जाएंगे, 1 2 5 10 किलोमीटर, तो फिर ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. बट फॉर स्मॉल रेंज 5 10 50 मीटर्स वी कैन इग्नोर दिस. ग्राउंड फ्लोर पे जितना प्रेशर होगा उतना ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फ्लोर पर होगा. तो इस छोटे रेंज के लिए हम प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं. यदि छोटे रेंज पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर अलग अलग होता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता जिसके कारण एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाती है इस डायरेक्शन में. इज दैट ओके? सर वीडियो स्टॉप हो जा रहा है बीच में. क्या वीडियो स्टॉप हो जा रहा है सर बीच में. ठीक है, चलो बस एंडिंग ही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था आज. और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature means temperature in Kelvin. तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इन केल्विन के प्रोपोर्शनल है. इन पोस्टुलेट पर 8 पोस्टुलेट पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, हमें पता होना चाहिए. तो इन 8 पोस्टुलेट को अच्छे से लेक्चर नोट्स में लिखना है, अभी लिख लेना, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे ना, और पढ़ भी लेना. एक बार एक्सप्लेन में कर चुका हूँ. हम केटीजी से कंटिन्यू करेंगे कल.
ठीक है इतना? बोलो।